और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह और उनके साथ होंगे संजय, और साथ ही इस सेशन के गेस्ट होंगे विवेक सक्सेना, सीईओ कैमा हरियाणा, अक्षय सरदाना, चेयरमैन 51 इंटरनेशनल, सुधीर सिंगला, गुरुग्राम विधायक। आप सभी खास मेहमानों का स्टेज पर स्वागत हो और इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार जोरदार तालियां जरूर आप लोग तालियां बजाकर इन खास मेहमानों का स्वागत करिए। ओवर टू यू अतुल। तो जैसा कि उद्योग, निवेश और विकास को लेकर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख ये होता है कि आखिर उसका फॉर्मेट क्या है। सिंगला साहब, जब आप लोग सरकार में आए उसके बाद से लगातार इन चीजों पर गतिविधियां बढ़ी। पहले भी दावा होता था, आपके पहले की जो सरकार थी वो भी नंबर 1 की बात करती थी, लेकिन क्या मॉडल आपने तैयार किया, किस फॉर्मेट में आप लोगों ने इन तीनों चीजों को रखा, उद्योग, विकास, निवेश? पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के ऊपर। देखो भाई, हमारी 2015 की एक पॉलिसी आई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैप्टन अभिमन्यु जी ने पॉलिसी बनाई थी, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और वो लोगों को बताई गई थी। उसके अंदर जो एमएसएमई के जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी, जब कोरोना आ गया था और कोरोना के अंदर बहुत भयानक स्थिति आ गई थी, तो उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रांट दी थी और वो लोन के रूप में ग्रांट दी थी। वो इस तरीके से बिजली के जो थे 2 रुपये पर यूनिट, वो मुझे लगता है कि सस्ता कर दिया गया था 3 साल के लिए जी। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी पॉलिसी जो है वो बनाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी तरीके से विकास के अंदर मैं कहता हूँ कि जब हम आए थे वो उसके अंदर हमें ये नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा। कोरोना के 2 साल तो हमारे निकल ही गए, अभी तो 6 महीने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो अब जैसे प्लॉट लेते हैं तो एरिया के अंदर प्लॉट जो है वो डबल के रेट हो गए जी। वो तो विकास तो हो रहा है और उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाल रहे हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी आप गुरुग्राम में अगर जाएं तो बहुत सारी जगहों पर तोड़फोड़ है। ये तोड़फोड़ प्लानिंग के साथ हो रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लोगों की दिक्कतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, निवेश के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अंधाधुंध तोड़फोड़ हो रही है। देखिए, तोड़फोड़ जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर हो रही है। जैसे झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी आए थे ग्रीवेंस कमेटी के अंदर और उन्हें एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास किया था कि भी जितने भी कॉलोनी जो हमारे गुड़गांव के अंदर है, शहर के अंदर, वहाँ झुग्गी झोपड़ी डली हुई हैं, वो उसको तोड़ के और कोई उनकी व्यवस्था कर दी जाए उन लोगों को भी रहने के लिए। वो तो इस तरीके से, और अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है वो हम तोड़ रहे हैं, जिसके अंदर और कोई आदमी अपने आप को ये ना समझे कि जो मैंने कर दिया वो सही है। हम तो उसके लिए जो है तोड़फोड़ चल रही है और बहुत बैलेंस्ड, मैं तो कहता हूँ वो तोड़फोड़ चल रही है। ठीक है विवेक सक्सेना साहब, सवाल आपसे ये है कि ये कैमा हरियाणा क्या है जिसके आप सीईओ हैं, और सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो गवर्नमेंट का एक प्लान, उस प्लान से आप लोग कैसे अटैच कर पाते हैं? और अभी इस वक्त में मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर प्रदेश की सरकार हो, वहां से जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात कही गई है कि इस प्लानिंग के तहत हमें बढ़ना है, तो जाकर हम इस पर फोकस कर पाएंगे, उसका कुछ धरातल पर दिख रहा है या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। बहुत ही संक्षेप में मैं कैंपा, जो आपने कहा कि उसके विषय में आपने कहा कि कैंपा जो है वो एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड प्लानिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो जैसे कि उद्योग और विकास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कई जगह पे जहाँ पर कि वन भूमि का उपयोग होता है,
जो कि गैर वानिकी प्रयोग के लिए इस्तेमाल करता है जी। होता है, तो उसके बदले में ये भी जिम्मेदारी है कि जो अगर वनों का कोई हम वन भूमि का उपयोग करते हैं तो उसके बदले में हम पौधारोपण भी करें। क्योंकि उद्योग और विकास की अगर हम बात करें तो आजकल जैसे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सतत विकास की, तो उसके साथ जो हम एक जिसका कि वो डिसएडवांटेज देखते हैं कि पर्यावरण को भी हम साथ लेके चलें, क्योंकि पर्यावरण और विकास ये एक दूसरे के, जिसको कहें कि दुश्मन नहीं है, विकास और पर्यावरण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमें बीच में तो ये दुश्मन ही बन गए थे, ये दुश्मन बन गए थे, दुश्मन बन अब हमें एहसास हो गया है कि हमने गलत आदमी को दुश्मन बना लिया, हमें उसके साथ रखना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम कैसा भी विकास करें, हमें आसपास का जो वातावरण, जो कि विकास की प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे जो सिटीज हैं वो इम्प्रूव करें, विकास की प्रक्रिया हो, लेकिन उसमें साथ साथ हमें आसपास का ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारे जो जल स्रोत हैं, क्योंकि कोई भी आप उद्योग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों पे वो निर्भर रहता है। चाहे आपको जल की आवश्यकता हो, चाहे आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो इसलिए उद्योगों को विकास की प्रक्रिया में इस प्रकार से एक जिम्मेदारी, जिसको कहते हैं कि खुद में एक एथिक्स इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। बिल्कुल। और साथ में अगर किसी प्रकार का होता है तो ज्यादा से ज्यादा साथ में ये भी सुनिश्चित करें कि विकास की प्रक्रिया में अगर इस प्रकार को हमें वन भूमि के उपयोग करते हैं या पेड़ों को काटने की आवश्यकता पड़ती है, तो एक तो कम से कम अपना जो डेवलपमेंट जो हम प्रोसेस है, जो कि उसकी प्लानिंग करें, वो इस प्रकार से करें कि कम से कम पेड़ों का नुकसान हो, और अगर ज़रूरत होती है तो हम साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के और आसपास का पर्यावरण जो है उसको हरा भरा करने की। अगर जरूरत पड़ती है एक वृक्ष को हटाने की, काटने की, तो उसके बदले कितने लगाने की प्लानिंग? कम से कम 10 लगाने चाहिए। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं कि खाली हम पेड़ को पेड़ के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पेड़ के साथ आप देखें उस पेड़ के ऊपर कितने प्रकार के और निर्भरता होती है, आपको ऑक्सीजन देती है, तितलियां आती हैं, पशु पक्षी आते हैं, तो आप पेड़ काटते हैं तो आप उसका भी नुकसान करते हैं। तो साथ ही साथ जब आप उसकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज की जो बात करते हैं, वो हमें जिस प्रकार से विकास की प्रक्रिया में उद्योग जो हमें विकास की प्रक्रिया में बेसिकली हम अपना सिस्टम खुद बिगाड़ते हैं, सिस्टम बनाने के चक्कर में अपना सिस्टम खुद बिगाड़ लेते हैं। सिस्टम की देखिए आवश्यकता है, विकास की भी आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन वो रोजगार भी प्रक्रिया में हम जब उसको देखें तो केवल हम प्रॉफिट के मोटिव से ना देखें। प्रॉफिट तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा ये कोविड पेंडेमिक की आपने जो बात की, कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़छाड़ का भी इसमें कहीं ना कहीं नतीजा है। तो एक सामंजस्य और सब इस प्लेनेट अर्थ पे सभी प्रकार की प्रजातियों को एक रोल दिया गया है, जिसमें मानव जाति को हम लोगों को है, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि अन्य जीव जंतुओं और हम इन सब का भी उतना ही अधिकार है, और वो एक जो सामंजस्य है उसको हमें डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर मैंने देखा कि कोविड पेंडेमिक में कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ मार्केट या इसकी वजह से इस प्रकार से वायरस जंप कर गया, और देखा कि हम लोग कितना भी विकास की बात करें, हमारी प्रक्रिया ही पूरी एक तरह से एक हॉल्ट पर आ गई। तो इसलिए सबको पर्यावरण और विकास को साथ साथ बैलेंस बनाकर रखना होगा। अक्षय सरदाना, ये 51 इंटरनेशनल क्या है और इसका क्या रोल हम माने उद्योग में, विकास में, निवेश में, किस पर फोकस है? 51 इंटरनेशनल कंपनी की अगर हम बात करें तो हमारा रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंसल्टेंसी बिजनेस है, जिसके अंदर हम गुड़गांव एंड मुंबई के अंदर डेवलपर्स के साथ में मेजरली हम काम करते हैं। और डेवलपर्स के साथ में जो है वो मेन हमारा रेरा के साथ में सारा जॉइंटली काम है, क्योंकि हम मेन कंसल्टेंसी के अंदर जब डेवलपर्स के साथ में और जब क्लाइंट्स के साथ में जब बिजनेस करते हैं तो जो मेन एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो एक रेरा के अंदर मेनली जॉइंट करता है उसके साथ में। तो जैसे कि 2017 से जब रेरा की टर्म्स आई हैं कि रेरा ने काफ़ी चीज़ें काफ़ी एड ऑन कर दी हैं। और अगर मैं बात करूं कि रियल एस्टेट के अंदर जैसे पहले एस्क्रो अकाउंट्स नहीं था, वो एस्क्रो अकाउंट का काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज हो गया कि आज जो इन्वेस्टर है, आज उसको जो प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, उसकी अगर प्रॉपर्टी चाहे वो 3 साल बाद डिलीवर्ड हो रही है, चाहे 4 साल बाद डिलीवर्ड हो रही है, उसको एक 100% श्योर है कि मैंने जो पैसा दिया है वो डेवलपर उस फंड्स को उसी एस्क्रो अकाउंट के पर्पस में ही यूज़ करेगा।
प्लस में जैसे अभी सिंगला जी ने कहा कि अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज हैं जो बात करें हम इसकी, तो गुड़गांव के एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और आप देखेंगे कि हर जगह गुड़गांव के अंदर अंडरपासेस हैं और मेट्रो कनेक्टिविटी ऑलरेडी रैपिड मेट्रो का काफ़ी एडवांटेजेस फैमिलीज़ को हो रहा है सभी को। तो ये सारा एक विकास की अगर मैं बात करूं, एज ए कनेक्टिविटी की बात करूं, सारा एक रियल एस्टेट के साथ में ही ये कनेक्टेड है। ठीक है विधायक जी, हम बात करें जिस तरीके से गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है, तो उसके बाद उद्योग में कितना स्कोप आप देखते हैं लगातार, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी KMP बन रहा है, बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है, ये सब कनेक्टिविटी के लिए बन रहा है। और बॉम्बे के साथ पूरा ट्रक जो है चलेगा और बॉम्बे तक पहुंच जाएगा, दिल्ली से बॉम्बे चला जाएगा और शहर की मोबिलिटी हम अलग बन जाएगी। तो ऐसा ही प्रयास हमारा हो रहा है कि जो मोबिलिटी के लिए बन रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मैं बात करूं तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या उनकी एक प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो उद्योगों की हम बात करते हैं, कौन से उद्योग पे ज़्यादा फोकस है? क्योंकि वो छोटे उद्योग की बात करें, क्योंकि MSME की बात की जा रही है। तो MSME की जो है वो मैंने बताया था ना जी कि कोविड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी जो है योजना दी थी और उसके अंदर हम लोगों को जो है लोन दे रहे हैं, तो उससे उनको बहुत रिलीफ मिल गया था MSME के लिए। और जो मैंने कॉरिडोर बताया है कि जो बॉम्बे कॉरिडोर बनाया है या KMP जो बनाया है, ये केंद्र सरकार की मंजूरी से बनाया गया है। और अभी KMP तो शुरू हो गया है और बॉम्बे कॉरिडोर जो है वो मेरे ख्याल 6 महीने में और नहीं तो 2023 तक शायद पूरा बन जाएगा। शहरों की दूरी तो आप कम कर रहे हैं कॉरिडोर से, लेकिन क्या आपने लोगों के बीच की जो दूरी है वो कम हो पाई प्लानिंग के साथ? जैसा कह रहे थे अभी सक्सेना साहब की पेड़ को अंधाधुंध काटा गया, ये चुनौती सबके लिए थी और इस सरकार में मैंने देखा कि आते ही फोकस किया गया था कि वृक्षारोपण और तमाम तरह की चीजें। लेकिन जब हम कॉरिडोर बनाते हैं तो कई चीजें हमें तोड़नी होती हैं, कई चीजें नई निर्मित करनी होती हैं, उसमें कई चुनौतियां होती हैं, लोगों की नाराजगी होती है। वो दूरी कम हो पाई है क्या? देखिए, बहुत दूरी कम हो गई है लोगों के बीच के अंदर। और हमारे यहाँ तो हमारी जो पार्टी है उसका पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से हमारा एक टीम बनाई गई है, फ्लैग कंपनी बनाई गई, फ्लैग टीम बनाई गई है और उसका काम ही जो है पौधारोपण है। तो इस तरीके से पौधे हम लगा भी रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। और पौधा जो है वो मैं समझता हूँ कि आज पेड़ काटने का बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन आसान भी काम नहीं है। अगर इलीगली कोई पेड़ काट देगा तो उसको पनिश भी मिलती है जी। ठीक है सक्सेना साहब, अगर हम प्लांट को लेकर इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कंक्लूजन पे आए कि जो कैसे उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखते हैं या फिर जैसा आपने कहा कि पशु पक्षी जीव उनके हिसाब से है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम मानते हैं कि वो नकदी फसल के तौर पर उनको उगाया जा सकता है। क्या इस पर आप लोगों ने कभी कोई फोकस किया है, कोई प्लानिंग की है या सरकार की तरफ से कभी आप लोगों से कुछ बातचीत की गई है? कई पाम से लेकर कई ऐसे प्लांट हैं जिनको किसानों के पास अगर हम ले जाएं, किसानों को समझाएं कि मेड़ पर इसको हम कैसे उगा सकते हैं, कम जगह में कैसे लगा सकते हैं, तो उसका एक बढ़िया मुनाफा उन्हें मिलेगा। वो काटेंगे लेकिन उसके बाद फिर से उनकी नई फसल तैयार होगी प्लांट में। आपने ये जो विषय जिस पे प्रश्न पूछा है इसके दो पहलू हैं। एक तो अर्बन एरियाज में जो कि शहरी एरियाज में या इंडस्ट्रीज से अगर उसको लिंक करें तो उसमें जो ये के पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स होते हैं उसमें हमें ऐसे ट्रीज लगाने चाहिए कि आपका वो नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल करें और इस प्रकार को अर्बन प्लानिंग में आप इंश्योर करें। उसमें यह है कि आप जहां भी रह रहे हैं आप सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की प्लानिंग में हो कि आपका घर के पास से कितने पास में कोई पब्लिक ग्रीन स्पेस कितने पास है। आपको अपने घर से कम 3 वृक्ष जो है आपकी खिड़की से दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार के कुछ कंसेप्ट है। दूसरा, जहां तक आपने बात की किसान भाइयों की, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जबकि वन क्षेत्र मुश्किल से 3.5% है, बिल्कुल, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर बात करें कृषि वानिकी की तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि वानिकी का आधारित उद्योग जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है, बिल्कुल, जिसका भारतवर्ष में 50% से अधिक योगदान हरियाणा से ही है, यमुनानगर और इस बेल्ट से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कम वन क्षेत्र होते हुए भी किसानों ने यूकलिप्टस और पॉपुलर लगा के किस प्रकार से
इस प्रकार के लकड़ी आधारित उद्योगों को सपोर्ट किया है। उसका क्या फायदा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की लकड़ी को जब पैकेजिंग और प्लाईवुड आदि में यूज किया गया तो आपके आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तो उसमें जो वनों से जो सप्लाई होती थी लकड़ी के आधारित उद्योगों की, वो हमने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट यानी कि जो वृक्ष हम वनों के बाहर लगाते हैं उसके द्वारा हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी की। और इसमें अगर देखें तो हरियाणा ने उन राज्यों को अपने वनों को बचाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी और कितना स्कोप है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि बहुत बेहतर स्थिति में हरियाणा, लेकिन इसमें और कितना स्कोप है? और सरकार से आप लोग की कोई उम्मीद की जो प्लानिंग के साथ एक एग्जीक्यूट किया जाए उस प्लान को? सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो भारत सरकार ने भी नगर वन योजना को लागू किया है, जिसमें कि हर अर्बन सिटी में कहा गया है कि आप नगर वन लगाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि ऑक्सीवन को जो है प्रमोट किया है कि कोविड पेंडेमिक को देखते हुए जब हमने देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए हम लोग तब तड़प रहे थे कि ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है, तो इसलिए ऑक्सीवन पर आधारित भी वन विभाग जो है वो विभिन्न जिलों में ऑक्सीवन को अपना रहा है। प्राणवायु देवता की योजना को लागू किया जा रहा है, जिसमें कि ऐसे वृक्ष जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनको चिन्हित करके उनको वार्षिक जो है उनको पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी जी। और वो पेंशन का उद्देश्य होगा कि आप उसको बचा के रखें। 2500 रुपए पेंशन रहेगी वार्षिक, और उसको आप बचा के रखें जिससे कि एक आपको प्रोत्साहन भी रहे। और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि आप गाँव के लोगों को आप पंचायत को साथ में लेके वनीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अब जैसे आने वाले समय में जो मानसून का सीजन आ रहा है जुलाई में, जबकि वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये एक प्रकार का एक सभी की मिलजुल के जिम्मेदारी है, चाहे वो हम अर्बन एरियाज की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। लेकिन अब हम एहसास ये कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में अगर हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव जो है हमारे ही स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। क्योंकि हम विकास की प्रक्रिया में अगर हम सोचते हैं कि ये पेड़ जो है या हम इसको लगाते हैं, इसकी वजह अगर हम इसको किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में यूज कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो ओवरऑल किसी प्रकार का, तो इसलिए इस प्रकार का एक बैलेंस टाइप की प्लानिंग होनी चाहिए कि साथ साथ बिल्कुल बैलेंस प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आप बार बार कह रहे हैं विकास की राह में हम आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, दुनिया बढ़ रही है, लेकिन एक छोटा सा वायरस उसने हमारी हैसियत, इंसान की हैसियत हमें दिखा दी थी। तो ये जो प्लानिंग पेड़ों को लेकर आप लोग कर रहे हैं, आपके खुद की जो कंपनी काम कर रही है, और जैसा आपने कहा कि हरियाणा अगर प्लांट के हिसाब से उसको हम उद्योग के हिसाब से देखें तो उसमें अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और स्कोप है। अक्षय सरदाना, सवाल यहां पर यह है, जब आपने कहा कि रेरा के साथ मिलकर आप लोग टाई अप करके काम कर रहे हैं, चुनौतियां वहां पर कहां आ रही हैं? क्योंकि कोरोना के बाद जो सरकार के सामने चुनौती थी वो भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। इतना आसान सरकार के लिए भी नहीं था, लेकिन सरकार ये भी नहीं कह सकती कि नहीं हम सिर्फ कोरोना की वजह से अब बिल्कुल आपके साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे। तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? देखिए, तालमेल की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट के अंदर जो मेन मार्केट के अंदर जो बायर जो है, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला जो है, उसका 2012 से लेके 2016-17 तक उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया था। क्योंकि आपको आज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको प्रॉपर्टी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल। जब से 2017 में रेरा आया है तो जो बायर जो है उसको हर एक चीज़ की जानकारी है कि मैं आज जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसका मुझे कारपेट एरिया क्या मिलेगा। नहीं तो डेवलपर्स क्या है कि आपको पहले सुपर एरिया के ऊपर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो आज सॉफ्ट लॉन्चेस थे जो पहले, वो आज ख़त्म कर दिए हैं रेरा ने। सैंपल अपार्टमेंट अगर हम बात करें तो जो पहले आप देखते थे उसका एक जो पार्ट है वो काफ़ी चीज़ों के अंदर ऐड ऑन हो गया है कि अब आप जो देख रहे हैं एक्चुअल अपार्टमेंट ही आपको चीज़ डिलीवर होगी। तो ये काफ़ी सारी चुनौतियां थी जो रेरा के आने के बाद में काफ़ी इन चीज़ों का बेनिफिट एज ए बायर को मिला है। ठीक है। जो कानून की बात आपने की, यहाँ पर आप लोग क्या जब बनाया गया रेरा को इस स्वरूप में लाया गया, तुरंत आप लोगों ने स्वीकार कर लिया था या थोड़ा बहुत लग रहा था कि नहीं ज़्यादा सख्ती कर? देखिए, थोड़ा बहुत टाइम लगा है और उन चीज़ों को शेप में आने में अभी और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम आज रियल एस्टेट मुंबई में भी काम कर रहे हैं, बट मुंबई का जो रियल एस्टेट है वो आज भी प्रॉपर्टी वहां पर कारपेट एरिया के ऊपर ही सेल हो रही है। ठीक है। जो अभी आज की डेट में गुड़गांव के अंदर कारपेट एरिया आपको ब्रोशर के अंदर मेंशन तो हो गया, बट आपका जो प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है वो बेसिक प्लस 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 पे जा रहा है। तो अभी
कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं जो हम रेरा के अंदर और उनके साथ मिलके चीज़ों का ऐड ऑन कर रहे हैं। प्लस में जो प्रॉपर्टी आज जो बायर जो खरीदता है उसके अंदर कोई एक ऐसे हिडन कॉस्ट ना हो। ठीक है, आपको जो प्राइस जो मिल रहा है वो एक ऐसे बॉक्स प्राइस हो इंक्लूडिंग एवरीथिंग। प्लस में आज डेवलपर को सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ रही हैं कि आपको सुपर एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है, बैल्कनी एरिया क्या है। तो उस चीज से आज बायर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट हो रहा है। काफी चीजें उसमें ऐड हो गई हैं। हम बात करें लगातार उद्योगों की, हम बात कर रहे हैं युवा रोजगार की, हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ गुरुग्राम ने काफी तरक्की की है, अच्छी बात है। लेकिन गुरुग्राम में लगातार जो कंक्रीट के जंगल हैं उसके बाद कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट की बात करें, पोल्यूशन की बात करें, लगातार वो बढ़ रहा है। विश्व में पहले नंबर पे भी गुरुग्राम रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करें जिस तरीके से जल स्तर की, वो भी डार्क जोन में है, रेड जोन में गुरुग्राम में। तो इनको बेहतर करने के लिए क्या रिसोर्सेज या फिर सरकार की क्या प्लानिंग? वो भी तब सिंगला साहब जब आप ग्लोबल सिटी बनने जा रहे हैं। अब साइबर सिटी से आप ग्लोबल सिटी बनने जा रहे हैं। देखिए, अगर पौंड की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे पौंड अथॉरिटी बनाई थी, उसके अंदर जितने भी गुड़गांव के अंदर पौंड हैं सारी की स्क्रूटनी कर ली गई है। वो सब पे काम चल रहा है और देखेंगे इस सर्दियों के अंदर मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा उसके अंदर पानी आ जाएगा वो। और 1000 एकड़ का अरावली के अंदर हम वो बनाने जा रहे हैं, वन का जो है क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। और इस तरीके से पोल्यूशन भी जो है काफ़ी सुधर जाएगा। वैसे पेड़ तो लोग लगा ही रहे हैं और पेड़ काटना भी मुश्किल है। और 1000 एकड़ की एक माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बॉम्बे गए थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम जो है यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पैरेलल तीनों चीज़ें लेकर चल रहे हैं और हम कामयाब होंगे। विधायक जी, पौधे तो लगा ही रहे हैं लेकिन उनकी देखरेख कौन कर रहा है? देखिए, पौधा जो लगाएगा, देखिए ये ना जिम्मेदारी, जैसे भाई साहब ने बताया कि पौधा लगा, सबकी भागीदारी, सिर्फ सरकार की है। भागीदारी नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ काम तो सरकारों को ही करना पड़ता है। नहीं, सरकार तो पेंशन बांधती जी। सरकार ने तो अब अगर जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था भी कर रहे हैं क्या? पनिशमेंट की व्यवस्था यही कर रहे हैं कि जो पेड़ काटेगा और जिसकी परमिशन नहीं मिलेगी उसको पनिश करेंगे। चलिए, ये अच्छा प्लान है। तो रोजगार, निवेश, उद्योग, इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनका भी मानना है कि हाँ, चुनौतियां थी लेकिन सुझाव अच्छे आए, प्लान अच्छा आया, उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो उसका एक परिणाम बहुत जल्द दिखाई देगा। ओवर टू यू अनन्या। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी एसोसिएट स्पॉन्सर हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट पानीपत चैप्टर, जेएमएस ग्रुप, सिंबल ऑफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट, क्लैडिंग, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, फिल्बी, यू थिंक वी डिलीवर, और एसबीए बालाजी। पार्टनर केदार ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल, केनविन फाउंडेशन, उम्मीद स्वस्थ भारत की, रियल एस्टेट पार्टनर 51 इंटरनेशनल, वेयर रियल एस्टेट गेट्स रियल, बी सब्दरवाल कंसोर्टियम, स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन, स्वच्छता से समृद्धि की ओर, वेन्यू पार्टनर बीटीएच, दिल्ली रोड, गुरुग्राम।